नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारे पास है जे कपलिंग। काफ़ी छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ही हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखो, हम एलएस कपलिंग हम कर चुके हैं। एलएस कपलिंग जो होता है, हमने देखा था जो लाइटर एटम हमारे पास होते हैं ना, लाइटर एटम, तो उनमें जो कपलिंग होती है वो एलएस कपलिंग होती है। और जे कपलिंग कहाँ होती है? हैवियर एटम्स में होती है। तो हैवियर एटम्स में स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। अब स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन स्ट्रोंग होता है तभी जे कपलिंग होती है। कहने का मतलब देखो इसका क्या है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो, स्पिन और ऑर्बिटल जो, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्पिन के कारण और जो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? जे स्प्लिटिंग। ध्यान से देखना, स्पिन और ऑर्बिटल में का जो इंट्रैक्शन होगा, इन दोनों के इंट्रैक्शन से ही क्या मिलेगा? मुझे जे मिलेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मुझे क्या करना है? स्पिन और ऑर्बिटल कपलिंग कर लेनी है और मुझे क्या ले लेना है? जे। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने J1 निकाला, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए J2 निकाला, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए J3। उसके बाद हम इन, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ तो है, तो हम वेक्टर की फॉर्म में इनको ऐड करके हम अपना क्या निकाल लेंगे? हम रिजल्टेंट जे निकाल लेंगे। यही होता है मेरे पास जे कपलिंग। एलएस कपलिंग में यदि आप ध्यान से देखो, एलएस कपलिंग में क्या होता था? मेरे पास एल हम निकालते थे, मान लो L1 निकाला हमने, L2 निकाला, L3 निकाला, है ना। फिर इनसे हम क्या करते थे? हम अपना रिजल्टेंट L निकालते थे। फिर S1 S2 S3 होता था, समझ में आया? फिर हम क्या निकालते थे? S निकालते थे। देखो, ये तो है L, तो ये हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया? S हम निकालते थे। फिर इनको कपल करते थे, ये होता था हमारे पास एलएस कपलिंग। समझ में आया? पहले सारे एल को कपल किया जाता था, फिर सभी एस को कपल किया जाता था, क्योंकि उसमें क्या होता था? स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन स्ट्रोंग होता था, रेसिडुअल इलेक्ट्रॉन उल्टा होता था। जैसे जे कपलिंग में मैंने क्या बताया, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो हम एस और एल को पहले ही कपल कर लेते हैं। ठीक है, तो यह है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्पिन कम होता है, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन यानी एल जो कपलिंग होती है वो कम, सबसे कम होती है। और इसी वजह से ना हमें क्या मिलती है? जे कपलिंग मिलती है। समझ में? अब जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल जे हम सभी का निकाल लेंगे, तो वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? टोटल जे निकलेगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे एटम का हमारे पास आ गया, तो उसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा। समझ में आया? जो जे का वैल्यू यहाँ से आएगा, तो हम उसको इसमें रख के अपना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करते हैं। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को अभी समझते हैं, मेरा कहने का क्या मतलब है। देखो, जैसे मेरे पास 4p4d है ना, तो इसमें मेरे पास कितना? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L1 का वैल्यू कितना है? 1। एक इलेक्ट्रॉन है तो S1 इसके लिए कितना है? 1/2 है। तो देखो, L और S को कपल करके जे निकालो, सीधा जे निकालो। समझ में आया? जे कपलिंग हो जाए, जे निकालना है, जे की वैल्यू आ गई 1। देखो, अब निकालेंगे, सीधा सा कपल करना हम सिंपली जानते हैं, लैंड इंटरवल रूल में हमने पढ़ा था। देखो, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 और 1/2 में से घटाओ, 1 को 1/2 में से घटाओ, कितना आएगा? 1/2 आएगा। दोनों को जोड़ दो, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? इसमें देखो, एक एक जोड़ते चले जाओ तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचना है। मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद उसमें एक एक जोड़ते चले जाओ ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाए। उसी तरीके से देखो, L2 का वैल्यू क्या होगा? डी होगा ना, डी ऑर्बिटल है तो 2 वैल्यू होता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो 1/2 हो गया उस इलेक्ट्रॉन के लिए। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 में से 1/2 घटाएंगे, 3/2 आएगा, एक जोड़ दो 5/2 आएगा। आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि देखो जोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू भी मेरे पास ही आएगी। समझ में आया? अब जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे जे कपलिंग के बनते हैं, अब ध्यान से रखना क्या है, कैसे लिखेंगे। इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ भी फिर दूसरे वाले की मिनिमम वैल्यू लिखी जाएगी। समझ में आया? तो पहले वाले की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो देखो 1/2 आ गया। दूसरे वाले की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? ये मेरा पहला वाला है, ये दूसरा है,
3/2 है। समझ में आया? तो इसकी कपलिंग इसके साथ कर दी। तो देखो ये दूसरे वाले की मिनिमम वैल्यू थी, पहले वाले को फिक्स करके रखा है, पहले वाला हमने मिनिमम लिया तो उसका मिनिमम वैल्यू रखा। अब पहले वाले में एक और चीज़ कपल हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। पहले वाले का मिनिमम ही रखा और दूसरे वाले का हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम वैल्यू ले ली। समझ में आया? अब हम पहले वाले को ही तो फिक्स करके चल रहे थे, अब ये मिनिमम हो गया, अब क्या रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे पहले वाले की। अब पहले वाले की मैक्सिमम वैल्यू लिखी तो दूसरे वाले का क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। पहले वाले का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो दूसरे वाले का भी हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, कपल कर लिया। बहुत आसान, आप देख सकते हैं 1/2 को 3/2 के साथ, 5/2 के साथ। ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग एनर्जी में मैंने लिखा हुआ है। समझ में, मिनिमम टू मैक्सिमम में हमें चलना है। अब देखो 1/2 3/2 आ गया, 1 ये इसके साथ कपल हुआ, ये इसके साथ कपल हुआ, फिर 3/2 किसके साथ, 3/2 के साथ, और 3/2 किसके साथ, 5/2 के साथ कपल हुआ। समझ में आ गई बात? अब देखो इन दोनों का देखो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, घटा दो, 3 में से 1 गया 2, 2/2 1 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 4/2 2 आ गया। तो इसी तरीके से जैसे ऊपर निकाला था सेम हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो आप देखो इसको डायग्राम के फॉर्म में हमने देखो कैसे लिखा है, ध्यान से देखना। ये 4p4d है, ये मेरे पास अनपर्टर्ब्ड लेवल है जो बोर ने हमें बताया था, है ना, बोर मॉडल के हिसाब से। देखो बोर मॉडल के हिसाब से यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 4, 4p4d है, n का वैल्यू 4 है। तो उसने तो बता दिया था बोर ने कि हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, -13.6 n² z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो गए उसका ही एनर्जी होगा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ हम अब देखो यहाँ से तो मान लो ये इसमें ट्रांजिशन, यहाँ पे कोई स्टेट है n = 3 है, तो जब इसमें ट्रांजिशन होगा तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि n = 4 से n = 3 में जब उसको एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिल रही, बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिल रहे। तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स कब मिलेंगी, जब ट्रांजिशन देखो बहुत, मान लो यहाँ पे कोई लेवल है, अब इसमें से ऐसे ट्रांजिशन हो, समझ में आए, तभी तो इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगी। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है इसके बारे में हम सीख रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो अब ध्यान से आप इस चीज़ को देखो। अब देखो ये हो गया। तो देखो जे कपलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अनपर्टर्ब्ड लेवल था, तो जे जब कपलिंग हुई यानी स्पिन ऑर्बिटल एनर्जी, तो देखो मिनिमम ये होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, जो मैंने ऊपर अभी बताया था ना मैक्सिमम में, मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी के फॉर्म में, तो हम उसी तरीके से चले। समझ में? फिर अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 3/2 है, इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्पिन एनर्जी फर्दर ये स्प्लिट हो गए हमारे पास। देखो कैसे, जैसे मेरे पास 1/2 3/2 था, तो कितना है, जे की वैल्यू 1 और 2 है, तो 2 लेवल्स में स्प्लिट हुआ। तो ये मेरे पास कितने लेवल में स्प्लिट हो गया, 2, 1 और 2। समझ में? ये 1/2 और 5/2 है, 1/2 और 5/2 है। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4/2 या बटे में 2 यानी 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 2 लेवल, 2 नीचे 3 ऊपर। तो देखो इसको हमने लिखने का तरीका है ये, जैसे इस स्टेट को ऐसे लिखा 1/2 3/2 और ये 1,2। इसी तरीके से हमने सभी को लिखा हुआ है। तो ये थी मेरे पास हमारी जे कपलिंग। ठीक है, तो जे कपलिंग हमारी हो गई ख़त्म। ये एग्जांपल था जो मैंने आपको कराया है, बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अब देखो मैं मोस्टली जितना भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड के साथ साथ ना आपको नॉलेज भी मिले उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप ध्यान से इस चीज़ को देखो, मैं कोई बकवास नहीं करता यहाँ पे आके। अब वैसे भी BSc और MSc लेवल का जो फिज़िक्स है यूट्यूब पे हार्डली कोई पढ़ाएगा पूरा कंटेंट। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को शेयर करना है। ठीक है, अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार सकूं। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में आप बताएं। अब देखो आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, हमारे पास देखो अभी हमें क्या पढ़ना है, जीमन इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, हमें जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। हमें ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट होगा, फिर हम एनोमलस जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे,
फिर हम न्यूक्लियर स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में के बाद में हम इंटेंसिटी रेशियो पढ़ेंगे। इंटेंसिटी रेशियो पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है। जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस है जो हमें मिलती हैं उनका हर एक उनका इंटेंसिटी कितना है जो हम स्पेक्ट्रोमीटर में रिसीव करते हैं। लेज़र के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट के मैं सारे कराऊंगा, फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कवर की जाएगी। तो आपसे उम्मीद है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, कहीं कुछ गलती है तो मैं उसको सुधारूँगा। ठीक है, तो नमस्कार तब तक।